हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट बायो एकेडमी। चलिए आज हम एक नया सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि हमारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी तक आपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता है। और राइबोसोम हमारा कैसा ऑर्गेनली है? तो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली है। ठीक है, अगर हम इसकी साइज की बात करते हैं तो साइज में ये बहुत ही छोटा होता है। इसीलिए जो राइबोसोम की डिस्कवरी है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के जस्ट बाद हुई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारा 1950s के दौर में आया था। ठीक है, तो जब 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो उसके 3 साल बाद हम कह सकते हैं कि हमारी राइबोसोम की डिस्कवरी हो गई। यानी कि 1953 में क्या हुआ, जॉर्ज पिलार्डे ने राइबोसोम की डिस्कवरी कर डाली। ठीक है, राइबोसोम हमारा आज का टॉपिक है। राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की है? तो जॉर्ज पिलार्डे ने की है। कब की है? तो 1953 में की है। ठीक है, जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ग्रेनुलर। ठीक है, हम कह सकते हैं कि कुछ दानेदार संरचना होती है इसकी, यानी कि ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी ग्रेनुलर होता है। जब हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोज्ड ऑफ, तो ये आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किसका बना हुआ है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? हम आरएनए को कहते हैं। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड की जगह राइबो न्यूक्लियो प्लस प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना है क्या? राइबोसोम। राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से बना है हमारा राइबोसोम। अब इस आरएनए में भी हम क्या देखते हैं कि आरएनए हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। ठीक है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, यानी कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो देखो जो हमारा राइबोसोम है ये हमारा किसका बना होता है? तो आरआरएनए का बना होता है। ठीक है, राइबोसोम अगर हम इसकी प्रेजेंस की बात कहते हैं तो ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स प्लस यूकैरियोट्स, ये दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो साइटोप्लाज्म में होगा क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं उसके पास। जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो राइबोसोम आपको बहुत जगह देखने को मिलता है। एक तो हमारा राइबोसोम न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे लगा होता है, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर लगा रहता है, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है हमारा राइबोसोम, और कुछ हमारे सेल ऑर्गेनली होते हैं जिसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, देखिए अगर हम इसका प्रेजेंस देखते हैं प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में ये कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और यूकैरियोट्स में कहाँ प्रेजेंट होता है? तो पहली बात फ्रीली मूव इन साइटोप्लाज्म या फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, दूसरा ईआर की सरफेस पे। ठीक है, सरफेस ऑफ ईआर, तीसरा सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है,
और चौथा कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, तो ऑर्गेनेलर राइबोसोम कहते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो ऐसे हमारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं जिसमें हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम हमारा 70S टाइप का होता है और यूकैरियोट्स में हमारा राइबोसोम 80S टाइप का होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में हमारा 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा, यूकैरियोट्स में हमारा 80S टाइप का पाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें हमारा 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोट्स में हमारा 70S राइबोसोम और 80S दोनों पाया जाता है। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन में सिर्फ एक हो तब हम प्रेफरेंस किसको देंगे, 80S को देंगे, क्योंकि 70S हमारे ऑर्गेनेलर राइबोसोम में पाए जा रहे हैं, यानी जो सेल ऑर्गेनेली है उसमें हमारा प्रेजेंट है 70S राइबोसोम, ठीक है। अभी 70S राइबोसोम कहाँ से आया है इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं किसकी, एंडोसिम्बायोट थ्योरी की। ठीक है, हमारे दो सेल ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिसमें हमारा 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। क्यों, देखो पहले एंडोसिम्बायोट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले स्टार्टिंग में कोई यूनिसेलुलर सेल हुआ करती थी, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में तो यूनिसेलुलर सेल थी, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक था और यहाँ जो हमारा एक क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये एक बैक्टीरिया की तरह था, ठीक है। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट था और माइटोकॉन्ड्रिया ये एक बैक्टीरिया की तरह था और ये बैक्टीरिया को कौन इनगल्फ कर गया था, ये सेल, एक यूनिसेलुलर सेल क्या किया, बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, खा लिया, अपने अंदर रख लिया और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया को भी खा लिया। तो जैसे ही ये इसके अंदर एंटर किया तो ये डाइजेस्ट हो नहीं पा रहा था सेल से, ठीक है। यानी कि ये सेल इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। तो ये क्या करती है बैक्टीरिया, ये सेल को कहती है कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा दूंगी, ठीक है, मुझे मत खाओ, मुझे वेस्ट मत करो, ठीक है। तो ये सेल इससे पूछती है कि अच्छा तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेल कहती है कुछ नहीं, मैं आपके लिए ATP बनाऊंगी, ठीक है, मैं आपको खाना दूंगी। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि मैं आपको ATP दूंगा और क्लोरोप्लास्ट कहती है कि मैं फोटोसिंथेसिस करके आपके लिए खाना बनाऊंगी, ठीक है। तो ये सेल सोचता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरा फायदा, ठीक है। तो तब से ये दोनों सेल ऑर्गेनेली जो है वो इसके अंदर एंटर कर जाते हैं और एंटर करके ये पूरा क्लोरोप्लास्ट का नाम लेके पूरी तरह से फोटोसिंथेसिस करके ये सेल को खाना देती रहती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये रेस्पिरेशन कर करके ATP का फॉर्मेशन करते रहता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन से ATP का फॉर्मेशन करते रहता है। तो अगर स्टार्टिंग की बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्टिंग में क्या था, एक बैक्टीरिया था, यानी कि एक प्रोकैरियोट्स था। और प्रोकैरियोट्स में हमारा कितने टाइप का हमारा राइबोसोम पाया जाता है, तो 70S का। और यही बैक्टीरिया के फॉर्म में जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है यही तो सेल के अंदर एंटर की, इसीलिए इसके अंदर जो भी हमारे राइबोसोम थे वो प्रोकैरियोट्स वाले हैं, इसीलिए हमारा क्लोरोप्लास्ट में 70S का राइबोसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S का राइबोसोम होता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम के सब यूनिट्स की। ठीक है, देखो जब हम फॉर्मेशन की बात करेंगे या फिर प्रोडक्शन की बात करेंगे कि राइबोसोम का प्रोडक्शन कहाँ होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं फिर सब यूनिट्स देखते हैं।
ठीक है। राइबोसोम का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसका फॉर्मेशन होगा साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म में रीजन क्यों है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में हमारा न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो फॉर्मेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब कैसे हमारा यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बनता है वो देख लेते हैं पहले। ये हमारा एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का हमें पता है ना, बीच बीच से पोर्स होते हैं, और इसकी जो हमारी जो वॉल होती है, कह सकते हैं जो मेम्ब्रेन होती है, वो आपस में फ्यूज हो जाती है, और दो मेम्ब्रेन के बीच के अराउंड में जो स्पेस होता है उसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक है। पेरी मतलब अराउंड, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड जो भी हमारा स्पेस है उस स्पेस को क्या बोल रहे हैं हम, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्रोमैटिन, इस तरह से हमारा क्रोमैटिन मटेरियल है। एक एरिया हमारा बहुत ही ज़्यादा एकदम डार्कली स्टेन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। यहीं पे हमारा आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म वाला एरिया, वो देखो क्या होता है। यहाँ पे जो हमको डीएनए दिख रहा है, ये कह सकते हैं कि डीएनए के सेगमेंट से क्या बनता है, हमारा एमआरएनए बनता है, ठीक है। और हमें पता है कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और ये ट्रांसक्रिप्शन हो कहाँ रहा है, न्यूक्लियस में, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो हमारा एमआरएनए बना है, ये हमारा एमआरएनए बना है, ये एमआरएनए न्यूक्लियर पोर्ट से निकलता हुआ बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म है। अब ये एमआरएनए जो है वो हमारा तैरता हुआ कहाँ चला आया, साइटोप्लाज्म में आ गया। और साइटोप्लाज्म में पहले से हम क्या देख रहे हैं कि कुछ राइबोसोम बैठे हुए हैं, और राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं ना, उसके सब यूनिट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर निकला, वैसे ही ये राइबोसोम आके इस पे लग गए, एमआरएनए पे लग गए। और जैसे ही एमआरएनए पे अगर लग जाता है राइबोसोम, तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू कर देता है, तो ये प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। इस टाइप से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर दिया ये। तो जैसे ही प्रोटीन बनाना शुरू किया, ये हमारा जैसे ही प्रोटीन बन जाता है तो प्रोटीन हमारा टूट गया। अब ये प्रोटीन टूट के कहाँ जाएगा, ये वापस से चला आता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर पोर के थ्रू, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डीएनए के सेगमेंट से क्या बना, एमआरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन से न्यूक्लियस के अंदर। अब ये एमआरएनए न्यूक्लियर पोर के थ्रू गया बाहर साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में हमारा जो राइबोसोम था वो एमआरएनए पे जाके लग गया और प्रोटीन का सिंथेसिस कर दिया शुरू। जैसे ही हमारा प्रोटीन बन गया, अब ये प्रोटीन तैरते हुए हमारा फिर से न्यूक्लियर पोर के थ्रू कहाँ आ गया, अंदर आ गया, न्यूक्लियस के अंदर। ये हमारा क्या है, प्रोटीन, ठीक है। और ये हमारा जो न्यूक्लियोलस है जहाँ डार्कली स्टेन है, इसमें हमारा बन क्या रहा है, आरएनए, ठीक है। और स्टार्टिंग में ही हम देखें कि जो हमारा राइबोसोम है वो किससे बना हुआ है, आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। आरएनए और प्रोटीन से हमारा राइबोसोम बनता है। तो ये हमारा आरएनए जब राइबोसोम जब प्रोटीन के साथ जुड़ता जाता है, जैसे आरएनए आ गया बाहर, ये
ये जैसे ही इससे जुड़ा ये क्या बन गया, एक राइबोसोम बन गया। ठीक है, अब ये राइबोसोम जो तैयार हुआ है, अब फिर से ये राइबोसोम पोर से बाहर आएगा। ठीक है, अब मतलब तैयार कहाँ हो गया, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम का फॉर्मेशन हो गया। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कहाँ बना, न्यूक्लियस के अंदर बना। अब जैसे ही राइबोसोम तैयार हो गया, अब ये फिर न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा। बाहर आने के बाद ये सबसे पहले इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखता है, तो यहीं पे रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। तो कुछ राइबोसोम हमारे न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन के पास लग जाते हैं, कुछ राइबोसोम ईआर की सरफेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही लगी रहती है, कुछ राइबोसोम ईआर पे जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, और कुछ राइबोसोम हमारे साइटोप्लाज्म में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हुआ, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसलेशन। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब ये प्रोटीन वापस से जाएगा कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोलस जो है वो आरआरएनए का सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन और आरआरएनए जाके मिला, राइबोसोम तैयार हो गया। ठीक है, यही हमारा प्रोसेस था राइबोसोम के प्रोडक्शन का। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम राइबोसोम की सब यूनिट्स की बात करते हैं। देखिए, ये जो हमारा राइबोसोम होता है 70S टाइप का और 80S टाइप का, इसकी हमारी दो सब यूनिट्स होती है। ठीक है, 2 सब यूनिट्स, एक हमारी लार्जर सब यूनिट होती है और एक हमारी स्मॉलर सब यूनिट होती है। जो लार्जर सब यूनिट होती है ये हमारी डोम शेप की होती है और स्मॉलर सब यूनिट हमारी कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये, ठीक है, और नीचे से ऐसे करके बड़ा सा राइबोसोम का दूसरी सब यूनिट। तो इस तरह से हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है। देखो 70S की जब सब यूनिट की बात करते हैं तो हमारा इसका सब यूनिट क्या हो जाएगा, 50S और 30S। ठीक है, 50S और 30S, जिसमें से ये वाला पार्ट हमारा 30S कहलाता है और ये वाला पार्ट हमारा 50S कहलाता है। लेकिन जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, 50, 30, 80S हो गया। ठीक है, तो हम तो इसको 70S कह रहे हैं, तो कि कैसे हो रहा है। तो देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारी छोटी वाली सब यूनिट है और बड़ी वाली सब यूनिट है, जब इसकी ओवरलैपिंग हुई तो इसका कुछ पोर्शन हमारा मर्ज हो गया। इसीलिए इसका जो 10 सब यूनिट था वो हमारा इसके अंदर मर्ज हो गया, ओवरलैपिंग में चला गया, इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि 70S की यूनिट हमारी 50 और 30 है, 10 हमारा ओवरलैपिंग में चला गया है। ठीक है, तो ये हमारी 70 की सब यूनिट हो गई। 80 की सब यूनिट देखते हैं तो ये हमारा 60S और 40S होता है। ठीक है, ये S क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, वो अपने नाम पे ही हमारी यूनिट रख गए थे, किसकी, 50S और 30S करके या 70S करके। ठीक है, अब ये जो हमारी सब यूनिट्स है इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी और साइज, डेंसिटी और साइज के बेसिस पे हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जब किए तो क्या देखते हैं, इसकी एकदम छोटी छोटी और यूनिट्स निकल कर आई। ठीक है, यानी कि ऐसे समझो कि जो हमारा 50 और 30 सब यूनिट्स था उसको साइंटिस्ट ने क्या किया था, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पे, मास और डेंसिटी के बेसिस पे उसको निकालना था। तो ये 50 सब यूनिट्स को मान लो उसके अंदर जब रखा किसी टेस्ट ट्यूब में और सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया उस मशीन से, मतलब राइबोसोम का, यानी कि 1 मिनट में 1000 रिवोल्यूशन कराया, तो इसके जो सेगमेंट्स थे, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए।
तो उसको हम डेंसिटी और साइज के बेसिस पे क्या देखें कि जो 50 की सब यूनिट्स थी, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पे हमारी 2 सब यूनिट निकल कर आई, हमारी 23 srRNA और 5 srRNA। ठीक है, यानी कि हमें पता है ना राइबोसोम हमारा rRNA और प्रोटीन का बना है। जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिए तो अब इसकी एकदम छोटी यूनिट यानी rRNA फाइनली प्रोटीन से अलग हो गया। ठीक है, और हमारा 30s से क्या बना, हमारा 16 srRNA। ठीक है, सेम प्रोसेस हम 80s राइबोसोम के लिए भी किए। तो 60s पे से हम क्या देखते, इसकी हमारी 3 सब यूनिट निकल के आती है, 28 srRNA, 5.8 srRNA और 5 srRNA। ठीक है, और 40s से हमारी सब यूनिट आती है 18 srRNA। ठीक है, ये हमारी सब यूनिट्स की बात हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज हमारा क्या है कि ये जो अटैचमेंट है हमारा, ठीक है, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स का अटैचमेंट जो है ये किस पे डिपेंड करता है, तो मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पे। जैसे ही मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं, और जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ये दोनों हमारी सब यूनिट्स आपस में सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो इनका जो सेपरेशन और ज्वाइनिंग है दो हमारे सब यूनिट्स का, ये किस पे डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम पे। ठीक है, जब हमारा मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन अगर क्रिटिकल लेवल से बढ़ जाता है, ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या होता है, ज्वाइनिंग होती है दोनों सब यूनिट्स की। और जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो यहाँ सेपरेशन हो जाता है दोनों सब यूनिट्स का। ठीक है, यही हमारा क्या था, ओवरऑल हमारा राइबोसोम था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी हमारे वीडियोस आप तक आराम से पहुंच सके। थैंक यू।